Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स में आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉज ऑफ मैकेनिक्स। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि मैकेनिक्स है क्या। तो मैकेनिक्स इज सिंपली अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ बॉडीज। वो डायनेमिक बिहेवियर जनरेट होते हैं किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स या लोड की वजह से, जो कि बॉडी पर उस समय एक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने जाना था कि रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी के बारे में हमने यही पढ़ा था कि रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो कि किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन शो नहीं करती है बॉडी पर एक्सटर्नल कोई लोड अप्लाई करने पर। उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स क्या होती है। कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स को ही हम पॉइंट फोर्स या पॉइंट लोड भी कहते हैं। इसमें हमने ये जाना कि जब भी किसी ओवरऑल सरफेस पर आप लोड लगाते हैं या लोड को अप्लाई करते हैं, तो जो उस लोड की वजह से फोर्स जनरेट होती है, वो फोर्स किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो करके दूसरे सरफेस पर जाती है। जिसका एग्जांपल हमने एक लोडेड ट्रक लिया था, जिसमें कि आपने पूरी तरीके से लोडिंग करके रखी है बैक सरफेस पे, तो वो जो लोड जनरेट हो रहा है उससे उस पर जो फोर्स उस लोड की वजह से जनरेट हो रहा है, वो ओवरऑल सरफेस ना जनरेट हो करके व्हील्स के थ्रू उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अर्थ पर ट्रांसमिट हो रहा होता था। फिर हमने जाना कि पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो पार्टिकल्स ऐसे मैटर होते हैं जो कि जिनका कोई भी शेप या कोई भी साइज नहीं होता है, इनमें बस केवल मास होता है। उसके बाद हमने लॉज ऑफ मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि देयर आर 4 लॉज ऑफ मैकेनिक्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मैकेनिक्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। इससे भी प्रीवियस क्लासेस में क्लास 6, 7 स्टैंडर्ड में हमने न्यूटन्स के बहुत सारे लॉज के बारे में ऑलरेडी साइंस में स्टडी किया हुआ है। अब हम यहाँ पे उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इन लॉज को थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। आइए देखते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया दैट मीन्स जड़त्व का नियम। ये कहता है कि जब तक कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर नहीं लगाया जाएगा, उसके मोशन में या उसके स्टेट में या उसकी रेस्ट की बॉडी पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब कि अगर हम किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने देखा, अगर वो स्टैटिक है, उस पर वो रेस्ट पर है, तो उस पर किसी भी तरीके का मोशन नहीं हो रहा है, तो वो तब तक रेस्ट पर रहेगी अनटिल एंड अनलेस हम उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। और अगर कोई मोशन में बॉडी है तो वो तब तक रुकेगी नहीं, उसका मोशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि हम उस पर बाहर से कोई फोर्स एक्ट करा करके उसके मोशन को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। That means कि every particle continues in the state or of rest or uniform motion unless it is compelled to change the state by force imposed on it। जब तक कि कोई बाहर से फोर्स लगा करके उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश ना की जाए, बॉडी किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन शो नहीं करेगी। फिर आता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसे हम मास एक्सेलरेशन लॉ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेट करता है कि जो भी आपके ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन में है, तो उसका जो मोशन होगा उसमें जो भी चेंजेस हो रहे होंगे उस टाइम पर, वो चेंजेस या वो चेंज ऑफ मोशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पर जो भी फोर्स इम्पोज की जा रही है उस स्ट्रेट लाइन पाथ पर। और जो भी उसका आपका एक्सेलरेशन होगा यानी मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। द चेंज ऑफ मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल फोर्स impressed and is made in the direction of a straight line in which the force is impressed। जिस पाथ पर आपका फोर्स जो है लगाया जा रहा है, उस पाथ के रिस्पेक्ट में जो भी आपका नेचुरल फोर्स उस बॉडी पर लग रही है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे हमने साइंस में पढ़ा हुआ है। मतलब कि अगर हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं, तो जितनी फोर्स हम उस पर अप्लाई करते हैं, जिस
स्पीड से या जितने डिस्टेंस से हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो बॉडी भी सेम अमाउंट में ऑपोजिट डायरेक्शन में हम पर उतना ही फोर्स लगाती है। मतलब अगर मैंने इस बोर्ड को पंच करने की कोशिश की तो ये बोर्ड भी मुझे पंच कर रहा है, मुझे हिट कर रहा है, उतनी ही मुझे इसमें हिटिंग फील होगी या उतना ही मुझे इस पर फोर्स फील होगा, उतने फोर्स से ये मुझे हिट करेगा जितने फोर्स से मैंने इसको हिट किया है। क्योंकि अभी मेरा जो हिट करने का फोर्स था वो इतना ज्यादा नहीं था कि इसमें कोई डिफॉर्मेशन शो हो, कोई क्रैक्स जनरेट हो जाए, इसीलिए ये किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन नहीं शो कर रहा है। पर इसने क्या किया, मैंने फोर्स इस पर अप्लाई किया तो ये फोर्स जब इसको जा करके टच कर रहा है मेरा हैंड, तो यहाँ पे आपका एक नॉइज या एक साउंड क्रिएट हो रहा है और इसको अचानक से मैंने हिट किया तो एक वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है। तो जो चीजें ट्रांसमिट हो रही है वही चीजें इसने मेरे पर भी ट्रांसमिट की कि एक वाइब्रेशन मेरे हाथों में भी जनरेट हुआ और जो मैंने इसको पंच किया था तो उस पंच से जो भी साउंड थी वो साउंड भी लौट कर मुझे सुनाई दी है। उसके बाद आता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन और म्यूचुअल एक्शन ऑफ टू बॉडीज अपॉन ईच अदर आर ऑलवेज इक्वल एंड डायरेक्टेड टू कॉन्ट्रेरी पॉइंट्स। फिर आता है आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अट्रैक्शन मतलब कि किसी चीज को आकर्षित करना। ग्रेविटेशनल टर्म आ गया, मतलब ग्रेविटी से आपका इंटर रिलेटेड है। ग्रेविटी इन द टर्म ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ में ही ग्रेविटेशनल पुश पुल होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो जो ये लॉ भी इम्पोज हो रहा है ये आपकी उसी बेसिस पर है। ये लॉ कहता है या स्टेट करता है कि अगर दो पार्टिकल एक दूसरे के सामने रखे गए हैं, कुछ डिस्टेंस पर हैं, तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो फोर्स उस पर इंप्लीमेंट हो रहा है या फोर्स उस वक्त उन दोनों पार्टिकल्स पे लग रहा होगा, वो उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के और उनके मासेस के प्रोडक्ट के बिल्कुल उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि अगर आप यहाँ पे हमने दो मासेस ले लिया है, कुछ डिस्टेंस है इन दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस हमने मान लिया r है, तो जो फोर्सेस उस समय यहाँ पर लग रही होगी, उस समय यहाँ पे जो भी फोर्स एक्ट कर रही होगी, वो फोर्स क्या होगी, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों मास के प्रोडक्ट के और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक नया टर्म कैपिटल G इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम के नाम देते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर आता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम के बारे में हमने मैथ्स में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम क्या होता है, सिमिलर टू रेक्टेंगल होता है, बट रेक्टेंगल में जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। पैरेललोग्राम में कुछ इंक्लिनेशन ऑफ एंगल होता है, मतलब कि दो जो आपकी लाइंस होंगी वो कुछ अलग एंगल पे, राइट एंगल पे ना काट के कुछ और एंगल पर आप यहाँ पे कट करेंगी। हो सकता है कि ये 45 हो सकता है 60 हो, मतलब कुछ ना कुछ इस थीटा की वैल्यू होगी, एंगल की कुछ वैल्यू होगी। ये लॉ स्टेट करता है कि अगर दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखाते हुए रिप्रेजेंट किया जा रहा है ऐसे कि उनका जो फोर्स का एक सिमिलर सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो फोर्सेस निकल रही है, तो वो फोर्सेस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखाते हुए अगर ऐसी रिप्रेजेंट की गई है तो इनका जो आपका पैरेललोग्राम का शेप बनेगा उस पर इनके रिजल्टेंट फोर्स को डायगोनल से, पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि आपका उन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को प्लस करने पर आएगा। मतलब कैपिटल जो r का वेक्टर r होगा वो वेक्टर p प्लस वेक्टर q के सम के बराबर होगा। If two forces acting at a point that are represented both in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram, then their resultant will be represented by the diagonal of the parallelogram, which is drawn from the same point of contact. यहाँ पर दो फोर्सेस हैं जिनका फोर्स
P है जिसका मैग्नीट्यूड आपको P दिया हुआ है और डायरेक्शन दी हुई है कि ये आपकी x डायरेक्शन में जा रही है। फोर्स Q है जिसका मैग्नीट्यूड Q है और इसकी भी डायरेक्शन दी है कि ये आगे जा रही है x और y डायरेक्शन के बीच में। फिर इनका जो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे ये कट कर रही हूँ इसे आगे बढ़ाया जाए, जहां पर ये जा करके मिलेंगी उससे एक पैरेललोग्राम क्रिएट होगा, या इन्हें आगे बढ़ा करके हम एक पैरेललोग्राम क्रिएट करेंगे। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इनके रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये रिजल्टेंट फोर्स R जो है इन दोनों फोर्सेस के वेक्टर के प्लस के सम के इक्वल होंगी। वेक्टर R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये चीज दिखाई जाएगी। ये cos थीटा कहां से आएगा? जब इन फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे तो ये फोर्स जो होगी आपकी P वाली फोर्स तो ऑलरेडी 0 डिग्री पे है, इसलिए इसका रिजोल्यूशन भी 0 डिग्री से होगा। Q की जो फोर्स है वो कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर है। Q अगर 0 डिग्री पर हो जाती तो दोनों फोर्स एक दूसरे पर के पैरेलल होती और एक दूसरे के ऊपर ही आ जाती और दोनों का रिजल्टेंट ही 0 हो जाता। ये कुछ एंगल पे होने की वजह से जब हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर आपकी वेक्टर Q है जो कि कुछ एंगल पर जा रही होगी, तो यहाँ कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट वर्क करेंगे। Q cos थीटा Q sin थीटा से हम इन्हें जब इनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका कंपोनेंट बनाएंगे और R की जो वैल्यू आएगी वो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा के अंडर रूट में वैल्यू आएगी। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ मैकेनिक्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स में आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉज ऑफ मैकेनिक्स। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि मैकेनिक्स है क्या। तो मैकेनिक्स इज सिंपली अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ बॉडीज। वो डायनेमिक बिहेवियर जनरेट होते हैं किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स या लोड की वजह से, जो कि बॉडी पर उस समय एक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने जाना था कि रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी के बारे में हमने यही पढ़ा था कि रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो कि किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन शो नहीं करती है बॉडी पर एक्सटर्नल कोई लोड अप्लाई करने पर। उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स क्या होती है। कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स को ही हम पॉइंट फोर्स या पॉइंट लोड भी कहते हैं। इसमें हमने ये जाना कि जब भी किसी ओवरऑल सरफेस पर आप लोड लगाते हैं या लोड को अप्लाई करते हैं तो जो उस लोड की वजह से फोर्स जनरेट होती है वो फोर्स किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो करके दूसरे सरफेस पर जाती है, जिसका एग्जांपल हमने एक लोडेड ट्रक लिया था जिसमें कि आपने पूरी तरीके से लोडिंग करके रखी है बैक सरफेस पे, तो वो जो लोड जनरेट हो रहा है उससे उस पर जो फोर्स उस लोड की वजह से जनरेट हो रहा है वो ओवरऑल सरफेस ना जनरेट हो करके व्हील्स के थ्रू उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अर्थ पर ट्रांसमिट हो रहा होता था। फिर हमने जाना कि पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो पार्टिकल्स ऐसे मैटर होते हैं जो कि जिनका कोई भी शेप या कोई भी साइज नहीं होता है, इनमें बस केवल मास होता है। उसके बाद हमने लॉज ऑफ मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि देयर आर 4 लॉज ऑफ मैकेनिक्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मैकेनिक्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। इससे भी प्रीवियस क्लासेस में क्लास 6, 7 स्टैंडर्ड में हमने न्यूटन्स के बहुत सारे लॉज के बारे में ऑलरेडी साइंस में स्टडी किया हुआ है। अब हम यहाँ पे उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इन लॉज को थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। आइए देखते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया दैट मीन्स जड़त्व का नियम। ये कहता है कि जब तक कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर नहीं लगाया जाएगा, उसके मोशन में या उसके स्टेट में या उसकी रेस्ट की बॉडी पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब कि अगर हम किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने देखा, अगर वो स्टैटिक है, उस पर वो रेस्ट पर है,
तो उस पर किसी भी तरीके का मोशन नहीं हो रहा है, तो वो तब तक रेस्ट पर रहेगी अनटिल एंड अनलेस हम उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। और अगर कोई मोशन में बॉडी है तो वो तब तक रुकेगी नहीं, उसका मोशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि हम उस पर बाहर से कोई फोर्स एक्ट करा करके उसके मोशन को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। That means कि every particle continues in the state or of rest or uniform motion unless it is compelled to change the state by force imposed on it। जब तक कि कोई बाहर से फोर्स लगा करके उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश ना की जाए, बॉडी किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन शो नहीं करेगी। फिर आता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसे हम मास एक्सेलरेशन लॉ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेट करता है कि जो भी आपके ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में है तो उसका जो मोशन होगा उसमें जो भी चेंजेस हो रहे होंगे उस टाइम पर, वो चेंजेस या वो चेंज ऑफ मोशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पर जो भी फोर्स इम्पोज की जा रही है उस स्ट्रेट लाइन पाथ पर, और जो भी उसका आपका एक्सेलरेशन होगा यानी मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। द चेंज ऑफ मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल फोर्स impressed and is made in the direction of a straight line in which the force is impressed। जिस पाथ पर आपका फोर्स जो है लगाया जा रहा है उस पाथ के रिस्पेक्ट में जो भी आपका नेचुरल फोर्स उस बॉडी पर लग रही है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे हमने साइंस में पढ़ा हुआ है। मतलब कि अगर हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं तो जितनी फोर्स हम उस पर अप्लाई करते हैं, जिस स्पीड से या जितने डिस्टेंस से हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो बॉडी भी सेम अमाउंट में ऑपोजिट डायरेक्शन में हम पर उतना ही फोर्स लगाती है। मतलब अगर मैंने इस बोर्ड को पंच करने की कोशिश की तो ये बोर्ड भी मुझे पंच कर रहा है, मुझे हिट कर रहा है, उतनी ही मुझे इसमें हिटिंग फील होगी या उतना ही मुझे इस पर फोर्स फील होगा, उतने फोर्स से ये मुझे हिट करेगा जितने फोर्स से मैंने इसको हिट किया है। क्योंकि अभी मेरा जो हिट करने का फोर्स था वो इतना ज्यादा नहीं था कि इसमें कोई डिफॉर्मेशन शो हो, कोई क्रैक्स जनरेट हो जाए, इसीलिए ये किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन नहीं शो कर रहा है। पर इसने क्या किया, मैंने फोर्स इस पर अप्लाई किया तो ये फोर्स जब इसको जा करके टच कर रहा है मेरा हैंड, तो यहाँ पे आपका एक नॉइज या एक साउंड क्रिएट हो रहा है, और इसको अचानक से मैंने हिट किया तो एक वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है। तो जो चीजें ट्रांसमिट हो रही है वही चीजें इसने मेरे पर भी ट्रांसमिट की कि एक वाइब्रेशन मेरे हाथों में भी जनरेट हुआ, और जो मैंने इसको पंच किया था तो उस पंच से जो भी साउंड थी वो साउंड भी लौट कर मुझे सुनाई दी है। उसके बाद आता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन और म्यूचुअल एक्शन ऑफ टू बॉडीज अपॉन ईच अदर आर ऑलवेज इक्वल एंड डायरेक्टेड टू कॉन्ट्रेरी पॉइंट्स। फिर आता है आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अट्रैक्शन मतलब कि किसी चीज को आकर्षित करना। ग्रेविटेशनल टर्म आ गया, मतलब ग्रेविटी से आपका इंटर रिलेटेड है। ग्रेविटी इन द टर्म ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ में ही ग्रेविटेशनल पुश पुल होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो जो ये लॉ भी इम्पोज हो रहा है ये आपकी उसी बेसिस पर है। ये लॉ कहता है या स्टेट करता है कि अगर दो पार्टिकल एक दूसरे के सामने रखे गए हैं, कुछ डिस्टेंस पर हैं, तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो फोर्स उस पर इंप्लीमेंट हो रहा है या फोर्स उस वक्त उन दोनों पार्टिकल्स पे लग रहा होगा वो उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के और उनके मासेस के प्रोडक्ट के बिल्कुल उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि अगर आप यहाँ पे हमने दो मासेस ले लिया है, कुछ डिस्टेंस है इन दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस हमने मान लिया r है, तो जो फोर्सेस उस समय यहाँ पर लग रही होगी, उस समय यहाँ पे जो भी फोर्स एक्ट कर रही होगी वो फोर्स क्या होगी, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों मास के प्रोडक्ट के
और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक नया टर्म कैपिटल G इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर आता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम के बारे में हमने मैथ्स में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम क्या होता है, सिमिलर टू रेक्टेंगल होता है, बट रेक्टेंगल में जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। पैरेललोग्राम में कुछ इंक्लिनेशन ऑफ एंगल होता है, मतलब कि दो जो आपकी लाइंस होंगी वो कुछ अलग एंगल पे, राइट एंगल पे ना काट के कुछ और एंगल पर आप यहाँ पे कट करेंगी। हो सकता है कि ये 45 हो सकता है 60 हो, मतलब कुछ ना कुछ इस थीटा की वैल्यू होगी, एंगल की कुछ वैल्यू होगी। ये लॉ स्टेट करता है कि अगर दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखाते हुए रिप्रेजेंट किया जा रहा है ऐसे कि उनका जो फोर्स का एक सिमिलर सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो फोर्सेस निकल रही है, तो वो फोर्सेस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखाते हुए अगर ऐसी रिप्रेजेंट की गई है तो इनका जो आपका पैरेललोग्राम का शेप बनेगा उस पर इनके रिजल्टेंट फोर्स को डायगोनल से, पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि आपका उन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को प्लस करने पर आएगा। मतलब कैपिटल जो R का वेक्टर R होगा वो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q के सम के बराबर होगा। If two forces acting at a point that are represented both in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram, then their resultant will be represented by the diagonal of the parallelogram, which is drawn from the same point of contact. यहाँ पर दो फोर्सेस हैं जिनका फोर्स P है, जिसका मैग्नीट्यूड आपको P दिया हुआ है और डायरेक्शन दी हुई है कि ये आपकी x डायरेक्शन में जा रही है। फोर्स Q है जिसका मैग्नीट्यूड Q है और इसकी भी डायरेक्शन दी है कि ये आगे जा रही है x और y डायरेक्शन के बीच में। फिर इनका जो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे ये कट कर रही हूँ इसे आगे बढ़ाया जाए, जहां पर ये जा करके मिलेंगी उससे एक पैरेललोग्राम क्रिएट होगा, या इन्हें आगे बढ़ा करके हम एक पैरेललोग्राम क्रिएट करेंगे। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इनके रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये रिजल्टेंट फोर्स R जो है इन दोनों फोर्सेस के वेक्टर के प्लस के सम के इक्वल होंगी। वेक्टर R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये चीज दिखाई जाएगी। ये cos थीटा कहां से आएगा, जब इन फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे तो ये फोर्स जो होगी आपकी P वाली फोर्स तो ऑलरेडी 0 डिग्री पे है, इसलिए इसका रिजोल्यूशन भी 0 डिग्री से होगा। Q की जो फोर्स है वो कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर है। Q अगर 0 डिग्री पर हो जाती तो दोनों फोर्स एक दूसरे पर के पैरेलल होती और एक दूसरे के ऊपर ही आ जाती और दोनों का रिजल्टेंट ही 0 हो जाता। ये कुछ एंगल पे होने की वजह से जब हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर आपकी वेक्टर Q है जो कि कुछ एंगल पर जा रही होगी, तो यहाँ कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट वर्क करेंगे। Q cos थीटा Q sin थीटा से हम इन्हें जब इनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका कंपोनेंट बनाएंगे और R की जो वैल्यू आएगी वो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा के अंडर रूट में वैल्यू आएगी। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ मैकेनिक्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।